दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक विशेष और गंभीर विषय पे आपसे बात करने वाले हैं। वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में बहुत तेजी के साथ में विकराल रूप ले रही है। तो हम इसको कैसे बहुत ही आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा आपसे करेंगे कि इसके होने के कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल को जो ब्लड पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसके अंदर प्लाक जमा होने लगता है, प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है। और ये प्लाक जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल, फैट या जो अन्य पदार्थ होते हैं, जो बैड चीजें होती है ब्लड की, उससे ये बनता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रवाह होता है वो जो हार्ट की तरफ जाने वाली आर्टरीज होती है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें प्रॉपर मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज पैदा होती है। और इसका बड़ा कारण यही होता है कि ऑक्सीजन का न मिल पाना। तो जो भी धमनियां हैं या आर्टरीज हैं जो कि हार्ट, चूंकि ब्लड की सप्लाई तो हर किसी को चाहिए, जैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है और वो आर्टरीज के माध्यम से मिलती है, वैसे ही हमारी जो हार्ट है, हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। तो उसके लिए कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जब वो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में वहां पे नहीं पहुंच पाता है तो एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो हम आज इसी के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करें इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे आप लोगों का भरपूर ज्ञानवर्धन होता है और साथ में आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी यहाँ से पा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम की आने वाली है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो लाइक शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। समय के साथ साथ ये रुकावट इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि कभी कभी ये हार्ट अटैक या दिल की धड़कन बंद होने की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि एक ही मैं आपको बताऊं कि ये जो समस्या होती है इसका पता ही हमको तब चलता है जब ये ब्लॉकेज ऑलमोस्ट 50, 60, 70% के ऊपर जाने लग जाता है। शुरुआत में तो पता ही नहीं चल पाता है। जब ये एक लेवल से ज्यादा होने लगता है तब जाकर के पता चलता है कि हाँ कोई समस्या हो रही है। क्योंकि जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या ही तब होती है जब वो 60, 70% तक ब्लॉकेज हो चुका होता है। तब जाकर ये पता चलता है कि हाँ ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है उसके बाद। ठीक है, शुरुआत में हल्का फुल्का होता है तो पता नहीं चल पाता या लोग उतना केयर नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेबल एंजाइना, जिसको स्थिर एंजाइना भी कहते हैं। दूसरा होता है अस्थिर या अनस्टेबल एंजाइना, और तीसरा होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जिसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है जिसमें स्टेबल, जिसको एंजाइना कहते हैं, इसमें क्या होता है कि व्यायाम या तनाव के समय सीने में दर्द होने लगता है जो कि आराम करने पर ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। दूसरी कंडीशन होती है अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना मतलब एंजाइना पेन, जो सडन पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना पेन या एंजाइना उसको बोलते हैं। तो अचानक सीने में दर्द होना जो आराम से भी ठीक नहीं होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, यानी कि एंजाइना जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, जो पेन है वो स्टेबल नहीं है। तीसरी कंडीशन होती है हार्ट अटैक की, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। जब रक्त का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है, यानी दिल का कुछ हिस्सा मरने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज होती है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट को या बॉडी के किसी पार्ट को ना हो तो वो जो जगह है या वो जो बॉडी का पार्ट है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है उसका। जो हमारे कार्डियक मसल्स होती है उसको जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसका इन्फेक्शन होने की वजह से समाप्त होने लगता है, मरने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो कि बाद में हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। अब हम बात करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण क्या है, किस वजह से होता है। तो इसका जो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस वजह से है जो उसकी आर्टरीज है उनके अंदर में कोलेस्ट्रॉल या जो दूसरी चीजें होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वहां पे चिपकनी शुरू हो जाती है। जो जगह होती है आर्टरीज के अंदर में, वो धीरे धीरे जो जगह है वो कम होनी शुरू हो जाती है।
जब जगह कम होगी तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ में जाना शुरू होगा। तो ये एक पहला कारण होता है। दूसरा होता है एलडीएल की उच्च मात्रा। एलडीएल होता है जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपिड। जब ये बॉडी में ज्यादा मात्रा में पैदा होना शुरू हो जाता है, जब ये बॉडी में ज्यादा इसकी मात्रा हो जाती है, तो ये जा करके चिपकना शुरू हो जाता है। देखिए, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, इसकी खास बात क्या होती है कि ये आसानी के साथ में रिमूव हो जाता है, चिपकता नहीं है। लेकिन जो एलडीएल होता है ये चिपक जाता है आर्टरीज की अंदर की दीवारों में। और जब ये चिपक जाता है तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर नाली है, अगर उसकी दीवारों पे अगर कोई भी गंदगी चिपकती चली जाएगी तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा संभावना नहीं होगी कि आगे भी कुछ किया जा सके। बहुत ज्यादा ऐसी संभावना नहीं होगी कि वहां पे ब्लड, जो पानी जा रहा है वहां पे, या ब्लड जा रहा है कोई नाली के माध्यम से, तो अब नाली में अगर पानी जा रहा है, आपने बहुत ज्यादा उसको जाम कर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा भर रखा हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि वो और जगह कम होती चली जाएगी, आपको साफ सफाई करनी पड़ती है उसकी बार बार। वैसी ही कंडीशन होती है हमारी आर्टरीज के अंदर में। जब आर्टरीज के अंदर में कोलेस्ट्रॉल या और जो चीजें होती है जाकर के चिपकने लग जाती हैं, तो उस जगह होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और जैसे जगह कम होती चली जाएगी तो क्या होगा, फिर जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ में जाना शुरू होगा। तो वैसी कंडीशन जो एचडीएल होता है, जब ब्लड के अंदर में रहता है, तो चूंकि ये आसानी के साथ में रिमूव हो जाता है, वहां से हट जाता है, ये चिपकता नहीं है। और जो एलडीएल होता है ये चिपकना शुरू कर देता है दीवारों से। इसलिए अगर ज्यादा मात्रा में जब एलडीएल की मात्रा हो जाती है हमारी ब्लड में, तो वैसी कंडीशन में संभावना ज्यादा होती है कि कोलेस्ट्रॉल चिपकना शुरू हो जाएगा दीवारों पे आर्टरीज की, जिसकी वजह से संभावना बढ़ जाती है कोरोनरी हार्ट डिजीज की। ठीक है। तीसरा इसका बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो होता है धूम्रपान और शराब। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा संभावना होती है कि उनकी कोरोनरी हार्ट डिजीज संभावना बढ़ जाए। चौथा कारण होता है मोटापा या निष्क्रिय जीवन शैली। जब हम ऐसी जीवन शैली का प्रयोग करते हैं जैसा कि आजकल हो रहा है, आजकल चूंकि शहर में लोग रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से मिल जाती है, तो फिजिकल वर्क जो होता है वो बहुत कम होता है। और जब फिजिकल वर्क कम हुआ तो आप जानते हैं कि अगर फिजिकल वर्क कम हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो बॉडी में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और मोटापा अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोटापा यानी क्या, फैट, और फैट जो बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सेस फैट होता है वो जाकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में जमा हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका एलडीएल की मात्रा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये जा करके फिर वापस आपके उसी कंडीशन को बढ़ाना शुरू कर देता है जहां पे भी हमने पीछे बात किया था कि जो आर्टरीज की अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर ये बढ़ करके हमारे शरीर में कोरोनरी हार्ट डिजीज को पैदा करता है। अगला एक कारण है वो दोस्तों, वो है तनाव लेना और गलत खान पान रखना। तनाव में क्या होता है कि जब भी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप तनाव लेते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर ये जा करके कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं से जमा होने में मदद करता है। दूसरी चीज है कि गलत खान पान। गलत खान पान का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें आप अगर ज्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर एलडीएल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, आप ऐसी चीजों का जो कि जैसे ट्राइग्लिसराइड्स या एलडीएल की मात्रा का उसके अंदर ज्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसके अंदर में ज्यादा है, तो ये आने वाले समय में आपके शरीर में धीरे धीरे करके ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता चला जाएगा। आप फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीजें ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, तो ये आपके आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रहा कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का कारण। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज या ऐसी कोई संभावना हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो होता है सीने में भारीपन या दर्द, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। स्पेशली लेफ्ट साइड में अगर हो, और ये आपकी लेफ्ट बाह में अगर ये भारीपन या दर्द फैल जाए, तो ये संभावना ज्यादा होती है कि कहीं कहीं से आपका हार्ट अफेक्टेड हो रहा है। दूसरा, सीढ़ियां चढ़ते समय अगर सांस फूलती है तो आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अगर सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूल रही है तो ये कहीं न कहीं से आपका एंजाइना की वजह से या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज में कोई न कोई चीजें अभी शुरुआती दौर में है, उसको आप ठीक कर लीजिए पहले ही। तीसरा है बहुत अधिक अगर थकान लगे, थोड़ा भी अगर काम करने के बाद, थोड़ा भी अगर फिजिकल वर्क करने के बाद अगर बहुत ज्यादा थकान लग रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको
ध्यान देना चाहिए। ये भी इसका लक्षण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसी वजह से हो, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। चौथा है अचानक पसीना आना या मितली होना। अचानक पसीना आए या अचानक मितली होना भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर उसके साथ में सीने में भारीपन, दर्द, लेफ्ट साइड हाथ में भारीपन या दर्द, अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो इसके लिए पहला होता है हमारा जो टेस्ट हम कराते हैं वो होता है ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं। इससे पता चलता है कि हृदय की गति कैसी है, हृदय की क्या कंडीशन है। दूसरा होता है स्ट्रेस टेस्ट, दिल की जो क्षमता होती है उसकी जांच करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं। और तीसरा होता है एंजियोग्राफी, ब्लॉकेज की स्थिति जानने के लिए हम लोग एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी करने से पता चलता है कि ब्लॉकेज की क्या स्थिति है, कितना ब्लॉकेज हुआ है और उसको आगे कैसे ठीक करना है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। इलाज करने के लिए हमको जो सबसे पहले करना है वो होता है कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाना, हेल्दी डाइट करना, नियमित व्यायाम करना, योग, ध्यान और तनाव से दूरी बना करके रखना। ये एक बेसिक चीज है। हेल्दी डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें, जिसमें फल और सलाद ज्यादा से ज्यादा हो, उनका भरपूर आपने सेवन करना। इससे क्या होगा कि आप जब ज्यादा कच्ची चीजें खाएंगे तो वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको वहां से हटाने में मदद करता है। नियमित रूप से आप व्यायाम करते हैं, हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ये स्टार्टिंग अवस्था है या अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है तो आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए जिसमें आपको पसीना निकले। आपकी बॉडी जब हीट होती है, वार्म अप होती है, तो इसकी वजह से एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करिए और तनाव से दूरी बना करके रखिए, खुश रहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा तरीका होता है सर्जरी करना, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जाती है इसके लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज है वो होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथिक उपचार बहुत बहुत जरूरी होता है ऐसे पेशेंट के लिए, बहुत ही सेफ होता है और इजी वे में ये आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज है उनको दूर करने की क्षमता रखता है। होम्योपैथी शरीर की एक प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को बढ़ाने पर विश्वास करती है और ये सही डॉक्टर की देखरेख में अगर दवा ली जाए तो यह एलोपैथी के साथ साथ सहायक रूप से बहुत प्रभावी भी सहायक सिद्ध हो सकती है। और कभी कभी ये बिना एलोपैथिक मेडिसिन के भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। हम बात कर रहे हैं 7 मेन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो कि इन कंडीशंस को ठीक कर सकती है। तो पहली दवा हमारी है वह है क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा। यह दिल की ताकत को बढ़ाने वाला टॉनिक है। इसको मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है और ये हार्ट को बहुत मजबूती देता है। दूसरी दवा है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस इसको मदर टिंचर में या फिर 30 या 200 पावर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह धीमी गति अगर हो, हार्ट की थकावट हो, सांस फूलने की कंडीशन हो, तो वैसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी दवा है आर्निका मोंटाना। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो और खून के थक्के बनने की स्थिति अगर पैदा हो तो वैसी कंडीशन में आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 30 या 200 पोटेंशियम में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथी दवा है आरएम मेटालिकम। अगर मानसिक तनाव या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ये कंडीशन बन रही हो तो वहां भी ये दवा बहुत सहायक होती है। पांचवी दवा है लैक्ट्रोडेक्टस मैक्टेंस। हार्ट अटैक जैसी तीव्र जो लक्षण होते हैं वैसी कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। छठी दवा है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। ऐसी कंडीशन में जबकि छाती में जकड़न हो, ऐसा लगे कि जैसे लोहे की एक जाली है जिससे जकड़ा हुआ है, अगर ऐसा फील हो कि लोहे की एक जाली है जिसकी वजह से पूरी छाती जकड़ी हुई हो और दिल के अंदर एक ऐंठन सी महसूस हो, तो वैसी कंडीशन की एक बहुत अच्छी दवा है कैक्टस जी। और सातवीं हमारी दवा है स्पाइजिलिया। बाईं तरफ छाती में दर्द हो जो कि जबड़े या हाथ तक फैल जाए, तो वैसी कंडीशन की एक बहुत अच्छी दवा है स्पाइजिलिया। इसको 30 या 200 पोटेंशियम में इस्तेमाल की जाती है। कैक्टस जी को भी 30 या 200 पोटेंशियम में इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी मदर टिंचर भी इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन दोस्तों इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी दवाएं किसी भी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ही दें, खुद से इसका इस्तेमाल न करें। अब हम बात करते हैं कुछ आम मिथक और कुछ सच्चाइयों के बारे में। जैसे कहा जाता है कि क्या हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों को होता है, तो ऐसा नहीं है, ये युवाओं को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है आज के समय में। इसका कारण क्या है? खान पान और हमारी जो जीवन शैली उसकी वजह से। दूसरा, क्या दवाइयां हमेशा लेनी पड़ती हैं? तो ऐसा सही नहीं है। अगर सही जीवन शैली को अपनाएं
तो दवाइयाँ कम करके उसको बंद किया जा सकता है। और अगर होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो आने वाले कुछ समय तक में भी हो सकता है 6 महीने 1 साल तक लेने की आवश्यकता पड़े, उसके बाद दवा न लेने की भी आवश्यकता हो सकती है, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर इसके बाद, अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो। तीसरा है, क्या सिर्फ छाती में दर्द का ही लक्षण है? तो ऐसा नहीं, सिर्फ छाती में दर्द के लक्षण से इसको हम नहीं कह सकते कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। साथ में सांस फूलना, थकान या मितली भी हो सकती है इसके साथ। अब हम बात करते हैं कि इसमें बचाव करने के क्या उपाय हमारे पास में। तो उसका पहला है संतुलित आहार लेना, जिसमें फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे अगर भरपूर मात्रा में है तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको बोलते हैं एलडीएल, वो धीरे धीरे शरीर से बाहर होना शुरू हो जाता है। दूसरा है, सप्ताह में 150 मिनट का अगर व्यायाम करते हैं, मतलब ये कि ये व्यायाम जिसमें पूरा पसीना निकल जाए, ऐसा व्यायाम अगर आप 150 मिनट का सप्ताह में करते हैं, यानी कि पर डे का कितना हो गया, आप 7 से कर दिए तो करीब 20 से 25 मिनट का आपका व्यायाम जिसमें पूरा पसीना निकला, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है आपके इस बीमारी को दूर करने में। तीसरा है धूम्रपान और शराब से दूरी बना करके रखना। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। तो अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों को आप ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है, विशेष करके युवा पीढ़ी के अंदर में। शहरी जीवन शैली, फास्ट फूड और तनाव इसका बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम इन चीजों को कम करें तो हम डेफिनेटली कोरोनरी हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। महिलाओं में विशेष स्थिति होती है, इसका कारण यह होता है कि लक्षण कम स्पष्ट होते हैं, पता नहीं चल पाता, और स्पेशली मेनोपॉज के बाद, आफ्टर 45 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद में इसका खतरा ज्यादा बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि आदर्श भारतीय भोजन के बारे में, कि हम किस समय क्या खाएं और क्या ना खाएं, ताकि हम कोरोनरी हार्ट डिजीज को इससे हम बच सकें। तो अगर हम नाश्ते में क्या लें, नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको तले पराठे या जंक फूड नहीं लेना है, जो कि ज्यादातर लोग मॉर्निंग में लेते हैं। दोपहर में आपको दाल, सब्जी या ब्राउन राइस, इस टाइप की चीजें इस्तेमाल करनी है। आपको नहीं लेना है वो तेलीय जो व्यंजन होते हैं, ऑयली फूड, उसको नहीं लेना है। रात में हल्की खिचड़ी या सूप आप ले सकते हैं। रात में भारी चावल या रिच कड़ी वगैरह नहीं लेना आपने। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और मेरी तो हमेशा ये सलाह होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ों का सेवन करें। जितना ज़्यादा आप कच्ची चीज़ों का सेवन करेंगे, उतना ही तेजी के साथ में आपकी बॉडी से ये चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके प्राकृतिक उपाय क्या हो सकते हैं। प्राकृतिक उपाय में जैसे लहसुन, लहसुन जिसको हम लोग गार्लिक कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, ये ब्लड के प्रवाह को बढ़ाता है। तो कभी कभी अगर हार्ट अटैक की कंडीशन होती है तो वैसी कंडीशन में ब्लड के प्रवाह को बढ़ा करके ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो हार्ट की समस्या है वो धीरे धीरे आराम हो जाती है, या जो तकलीफ होती है उसमें आपको आराम मिल जाता है। तो आप अगर कंडीशन में है कि अगर आप कोई दवा नहीं ले रहे तो आप लहसुन को भी डेली एक लहसुन की एक कली लेकर के थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। तो ये भी चीजें बहुत अच्छा काम। देखिए, इन सारी चीजों को करने से लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के ही करना है, अपने से कुछ नहीं करना। दूसरा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम करती है। आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके धीरे धीरे जो भी आपके जो आर्टरीज के अंदर जितने भी कोलेस्ट्रॉल और जमा हो उसको धीरे धीरे करके साफ करने का काम करता है। ये बहुत जबरदस्त है अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना। तीसरा है योग और प्राणायाम करना, जो कि हृदय को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हृदय इससे मजबूत बनता है। हम बात करते हैं कि भविष्य में क्या क्या तकनीकें हो सकती हैं जो कि आने वाले समय में हमको इन चीजों से राहत दिलाएंगे। तो वो है एआई आधारित डायग्नोसिस। जिस तरह से एआई का जमाना आज बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से डायग्नोसिस होनी शुरू हो जाएगी, और एआई से जो डायग्नोसिस होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। और वहां पे संभावना ज्यादातर ये होगी कि आप सही तरीके से अगर आप प्रॉपर वे एआई का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर की बातों को मानते हैं तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक रिस्क स्कोरिंग। ये भी भविष्य की तकनीक है जिसमें जेनेटिक रिस्क स्कोर हम कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर कितना है, और जिसकी वजह से हम बचाव करके इस चीज को आने वाले समय में होने से पहले इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, आजकल एक चला हुआ है स्मार्ट वॉच, आपने देखा होगा, जिससे हार्ट रेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपने कितना वॉकिंग किया, कितना चले हैं आप, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं।
तो हार्ट रेट की ट्रैकिंग करने में स्मार्ट वॉचेज भी बहुत अच्छा वर्क करती है। हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के अंदर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों बता दूं आपको मैं कि जो हार्ट डिजीज है वो दीर्घकालिक है, लॉन्ग टाइम में जो बीमारी होती है वो हार्ट डिजीज को कहते हैं, जबकि हार्ट अटैक उसका एक तीव्र परिणाम है। मतलब आपने शॉर्ट टाइम के लिए अचानक दर्द हुआ और उसका जो अटैक आया तो वो हार्ट अटैक है। लेकिन कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको धीरे धीरे करके ठीक किया जाता है। दूसरा, क्या इलाज संभव है? बिल्कुल, जीवन शैली और इलाज अगर सही तरीके से किया जाए होम्योपैथी का तो इसको नियंत्रित और ठीक भी किया जा सकता है। तीसरा है, क्या योग से लाभ होता है? जी हाँ, बिल्कुल लाभ होता है। नियमित तौर पे अगर हृदय से संबंधित जो योग हम करते हैं वो हृदय को स्वस्थ बनाता है, और हृदय अगर स्वस्थ हुआ तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप हृदय से संबंधित बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब हम फाइनली इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो बात रही है वो आज हमने बात किया है कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में, लेकिन समय पर पहचान करके और सही इलाज करके और जीवन शैली में बदलाव ला करके हम इसको नियंत्रित और ठीक भी कर सकते हैं। तो जागरूकता इसका सबसे बड़ा बचाव है। तो आप लोग जागरूक होइए ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जिनको इसकी आवश्यकता है या जिनको ऐसी तकलीफ हो रही है, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मैंने कोशिश करी है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की, फिर भी अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि इसमें पूरी जानकारी नहीं मिली हुई है, कोई और चीज बच रही है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। उस टॉपिक पे मैं आपको और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसकी उसको आवश्यकता हो। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।